Once again, good afternoon, everyone. Now, recall what I taught in previous class, in offline class. In history, I was teaching about the French Revolution or the impact of the French society or revolution on the world under the chapter The Rise of Nationalism in यूरोप, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरे वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट हुआ, स्पेशली इन यूरोप। इन दैट चैप्टर आई taught कि it was France where we can see nationalism, constitutional monarchy, concept of the constitution, okay, concept of the republic, some words like पीटरलैंड एंड मदरलैंड, ऐसे बहुत कुछ जो था वो नया पूरे यूरोप को सिखाया। नेशनलिज्म इन्हांस करने में मदद किया पूरे यूरोप में फ्रांस, क्योंकि फ्रांस रिवॉल्यूशन हम लोगों ने 9 में ही पढ़ा था। इट वाज द ईयर व्हेन वी कैन सी फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन फ्रांस इन 1789। ओके, recall one more thing. When I was talking about the political instability of France, okay, that led or gave the way of Napoleon to rise his power. Recall, there was imperial government, autocratic government was there. Louis XVI of the Bourbon dynasty was ruling in France. Louis XVI of the Bourbon dynasty was ruling there in France during the revolution. Before that there was Louis XV. Okay, that time the society of France was divided into 3 states. There was inequality in the society, there was unequal distribution in land and property also. Okay, later we had to read in class 9 कि one constitution was drafted in 1791. Okay, 1791 the constitution was drafted, and in which we can see the role of thinker, philosopher, writer or middle class. And after the drafting of the constitution was given to the Louis XVI to work according to the constitution, and this was the beginning of constitutional monarchy. This was the beginning of constitutional monarchy. फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत हुई थी, और जिसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, ये 3 बात को दिमाग में रखोगे। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एंड लेटर वी हैड टू रीड द फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम रॉबस्पियर was elected by the common people. Republic, concept of republic. तो हेयर वी कैन सी 3 आइडियोलॉजी ऑल्सो, विचारधाराएं भी यहाँ पे देखने को मिलती है। एक कंजर्वेटिव्स थे, दोज हु बिलीव्ड इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेडिशनल कल्चर, है ना, जो पुराने ख्यालातों में, पुराने सिस्टम में जो विश्वास रखते थे, जैसे वो राजतंत्र में विश्वास रख रहे थे, तो कंजर्वेटिव्स थे। ओके, दे वांटेड चेंजिंग बट नॉट कंप्लीट चेंजिंग और सडन चेंजिंग, है ना,
लिटिल बिट, थोड़ी चेंजिंग वो चाहते थे। लिबरल, एग्जाम्पल ऑफ द लिबरलिज्म वी कैन सी कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड and mindset of the liberal you can see here कि constitution was drafted and after the drafting of the constitution it was given to again Louis XVI to work according to the constitution. ओके वो चाहते थे कि राजा ही शासन करे, कोई दिक्कत नहीं, लिबरल थिंकिंग वाले लोग, राजा ही शासन करे लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, recall, citizens of France were divided into two groups, active citizens and passive citizens. It's also the example of the liberal thinking. ठीक है, राइट टू वोट का वो समर्थन करते थे, लेकिन राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द फ्रांस, ये वो नहीं चाहते थे. ठीक है कि भाई राइट टू वोट मिलना चाहिए बट ओनली एक्टिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन मैंने पढ़ाया था क्लास 9 में, रिकॉल. दोज हु यूज्ड टू पे द टैक्सेस ऑफ द 3 days, मेन एबव द एज ऑफ 25 ईयर, दे गोट राइट टू वोट, और जिनको वोटिंग राइट मिला दे वर नोन एज एक्टिव सिटीजन. रिमेन, जो टैक्स नहीं देते थे, ठीक है, वीमेन, सारी महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं मिला था, और जो 25 से बिलो के लोग थे वो सारे पैसिव सिटीजन में डिवाइड कर दिए गए थे. तो ये थिंकिंग था लिबरल थिंकिंग. एंड कंजर्वेटिव थिंकिंग्स, दे बिलीव्ड इन रिपब्लिक्स concept, democratic concept. Okay, they believed right to vote to all the citizens without any discrimination on the basis of caste, color, race, religion etc. है ना, वो चाहते थे सबको वोटिंग राइट मिले, रिपब्लिक कंसेप्ट में विश्वास रखते थे, पूरे सिस्टम में चेंजिंग लाना चाहते थे. ठीक है, और ये हम जो क्लास 9 में पढ़े थे वो पुनः क्लास 10 में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स करता है, दोहराता है. तो याद करो क्लास 9 को कि नेपोलियन हु असेंडेड टू द थ्रोन इन 1804 एंड व्हाई what was the factor or circumstances that led Napoleon to throne or ascended to the throne of फ्रांस. तो वो था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ फ्रांस. नेपोलियन असेंडेड टू द थ्रोन इन 1804. नेपोलियन गद्दी पर कब बैठा? 1804 में नेपोलियन गद्दी पर बैठा. व्हेन वी टॉक अबाउट द नेपोलियन, तो सब क्वेश्चन कम्स टू अस कि what was the like the Napoleonic code or civil code of Napoleon of 1804, है ना. एक्सप्लेन द सिविल कोड ऑफ नेपोलियन ऑफ 1804. जब नेपोलियन गद्दी पर बैठा था तो उसने एक कोड और एक एक्ट बनाया था, लॉ इम्प्लीमेंट किया था, जिसे नेपोलियनिक एक्ट के नाम से जाना गया था और सिविल कोड ऑफ नेपोलियन के नाम से जाना गया था. ओके, तो व्हाट वाज देयर इन सिविल कोड ऑफ नेपोलियन? तो अकॉर्डिंग टू इट the administrative divisions abolished the feudal system and freed peasants from the serfdom and monarchical dues. सबको इक्वलिटी प्रोवाइड किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में को इम्प्रूव किया, और जो ड्यूज थे किसानों पे वो सारे ड्यूज को माफ़ किया. इतना ही नहीं, फैसिलिटी विच वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पे जो सुविधाएं दी जाती थी उन सारी सुविधाओं पर भी बैंड लगाया. ठीक है, इक्वलिटी वाज एस्टेब्लिश्ड. ओके, some rights were given to the common people.
वेट एंड मेजरमेंट वाज यूनिफॉर्म्ड और इक्वल कर दिया गया, एंड ट्रेड एंड बिजनेस वर इन्हांस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेपोलियन, और उसने अपने नेपोलियन कोड में ये सारी फैसिलिटी कॉमन पीपल को दी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया, वो जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में था वो समाप्त किया गया, प्रिविलेजेज बेस्ड ऑन द वर्थ वर अबोलिस्ट, और सुविधाएं जो जन्म के आधार पर दी जाती थी, रिकॉल फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट वर देयर, तो सारी सुविधाओं को नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो फाइनली और इन फर्स्ट फेज, दोनों फर्स्ट फेज में लोगों ने वेलकम किया नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का, लेकिन बाद में चल करके हॉस्टिलिटी बढ़ती चली गई, शत्रुता बढ़ती चली गई, कुछ वर्ग थे जो नेपोलियन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो भी हो, नेपोलियन असेंडेड टू द थ्रोन इन 1804 एंड ही वाज डिफीटेड इन 1815। नेपोलियन की हार कब हुई, याद है? नेपोलियन की हार कब हुई? इन 1815। ओके, 1815 में नेपोलियन की हार हुई इन द बैटल ऑफ वाटरलू। ये सारे टॉपिक मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, ऑफलाइन में पढ़ाया था। ठीक है, रिवीजन करते हुए मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो नेपोलियन को डिफीट करने वाला कोई एक स्टेट नहीं था, कोई एक देश नहीं था, बल्कि ये एलाइज था, ये कॉमन आर्मी जो था वो डिफीट किया था। तो मैं यहाँ बतला दूँ, ध्यान से देख लोगे कि एलाइज रिस्टोर्ड द रूलर ऑफ द बर्बन डायनेस्टी इन फ्रांस इन द पर्सन ऑफ लुइस 18, ब्रदर ऑफ लुइस 16। ये उस समय की बात है जब नेपोलियन को डिफीट करने के बाद एक समझौता हुआ, एक ट्रीटी साइन हुआ, और वो ट्रीटी कहाँ साइन हुआ था? वियना में। ये भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वियना, एक्सप्लेन और राइट एनी 3 फैक्टर्स और 3 स्टेप दैट हैड बीन टेकन इन ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेपोलियन को डिफीट करने के बाद सारे लोग, सारे एलाइज मिले, और जो भी नेपोलियन ने स्टेप उठाया था सबको अंडू कर दिया गया। ओके, कंजर्वेटिज्म वाज रीस्टोर्ड। कंजर्वेटिव अभी मैं बात कर रहा था, जो पुरानी परंपरा थी, यानी बर्बन डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड। और चूँकि लुइस 16 क्लास 9 में ही बात मैंने की, अभी मैं कर रहा था, क्लास 9 में ही लुइस 16 की कहानी ख़त्म हो गई थी। तो लुइस 16 नहीं था, तो लुइस 16 का ब्रदर था जिसका नाम था लुइस 18। ओके, एंड डायनेस्टी, बर्बन डायनेस्टी वाज अगेन रीस्टोर्ड। फिर से बर्बन डायनेस्टी को पावर दे दिया गया कि आप ही शासन करो। लुइस 16 नहीं था, तो लुइस 18 को ये पावर दिया गया। कंजर्वेटिव वाज रीस्टोर्ड इन फ्रांस। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ वियना में हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना में हुआ था। ये कंजर्वेटिव्स को फिर से रीस्टोर कर दिया गया था। कंजर्वेटिव्स समझ रहे हो, राजतंत्र पुनः वापस आ गया था। मैंने कहा था कि हिस्ट्री रिपीट करता है, फिर से देखो, कंजर्वेटिव फिर से हावी हो गए, फिर से लिबरल थिंकिंग वाली बात हम फिर करेंगे, फिर से लिबरल लोग हावी होंगे। ठीक है, तो हम 1815 में आ गए। उसके पहले जो नेशनलिज्म
पीक पे आया था फ्रांस में। लिबरल थिंकिंग और रेडिकल थिंकिंग जो लोगों के माइंडसेट में बसे थे, ठीक है, कि कंजर्वेटिव्स हावी हो गए, लेकिन वो माइंडसेट से वो लिबरल थिंकिंग नहीं निकला था। वो लोग आज भी वो जो रिपब्लिक कॉन्सेप्ट था, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट था, और जो राइट्स दिए गए थे, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे जिसमें बहुत सारे फीचर्स थे जो कॉमन पीपल को भी मिला था, वो फ्रीडम, उस लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। ठीक है, अंडर प्रेशर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो जो हो रहा है वो सही है। लेकिन आप पढ़ोगे कि जितने भी लिबरल और रेडिकल माइंडेड लोग थे, वो सारे लोग सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर काम करना शुरू कर दिए थे। सारे लोग छुप छुप करके ये जो कंजर्वेटिव थिंकिंग थे, ये जो मोनार्कियल गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश्ड हो चुका था, इसके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ाया था। नाउ नेक्स्ट के कंजर्वेटिव्स विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1815, जो 1815 में वेना कांग्रेस के तहत हुआ था, वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। ओके, अगेन वी कैन सी revolution. Revolution means changing in 1830. Okay, 1830, what happened in 1830? 1830 में क्या हुआ? Anyone? See, liberalism हावी हुआ and people started demanding either for written constitution or where such a constitution already existed for extension of the franchise. written constitution और written constitution के साथ साथ क्या मांग कर रहे थे कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी राइट टू वोट का है, उसको और बढ़ाया जाए, वोटिंग राइट के पावर को और लोगों को दिया जाए। ओके, फिर शुरू हो गया था, रिवोल्ट शुरू हो चुके थे, और फिर 15 साल भी ये व्यवस्था नहीं चल पाई। 1830 में आकर के वी कैन सी लुइस 16 वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन। लुइस फिलिप, नाम याद रखोगे, लुइस फिलिप was placed on the throne of France after revolution of 1830. He was shrewd man who broadened and franchised to some extent, but in reality his government was not a democratic, as it appeared only a small portion of the population enjoy the privilege of the voting. लोग मांग कर रहे थे, तो मांग के आधार पे लुइस 18 को हटा करके वहाँ पे लुइस फिलिप को अधिकार दिया गया, राजा बनाया गया। कौन आया लुइस 18 के बाद? लुइस 18 के बाद कौन आया गद्दी पर? लुइस फिलिप। ठीक है, समझोगे, लुइस 18 के बाद लुइस फिलिप। लुइस 18 मात्र 15 साल तक ही रह पाए, और उसके बाद लुइस फिलिप को लाया गया, क्योंकि लोगों का डिमांड था कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को बढ़ाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है। लेकिन पीपल जो थे वो लुइस फिलिप से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, लुइस फिलिप्स को गद्दी पर बैठाया गया था, इसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को भी इन्हांस किया था, लेकिन जितना लोगों का ये लुइस फिलिप से उम्मीद थी वो पूरा नहीं हो पा रहा था।
ठीक है, यानी डिससेटिस्फैक्शन लुइस फिलिप के साथ भी लोगों का था। दिमाग में लाओगे। 1804 नेपोलियन, 1804 to 1815 it was the period of Napoleon in France. 1850 to 1830 it was Louis XVIII of the Bourbon dynasty, the brother of Louis XVI ascended to the throne. And 1830, after the revolution of 1830, the charge was given to लुइस फिलिप। ये किसे मिला? लुइस फिलिप को मिला। बट पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विथ लुइस फिलिप ऑल्सो। जनता यहाँ भी खुश नहीं थी। ओके।